हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर नंबर 1। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर दो बुक हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो आज हम सेकंड वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी बुक आप देखोगे, जितने भी चैप्टर्स है सारा थ्योरी से भरा हुआ है और थ्योरी के अंदर हमें ध्यान ये रखना होता है कि हमें सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है और बढ़िया लैंग्वेज के अंदर लिखना होता है। तो मैं आपको जितने भी जैसे आज मैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो फर्स्ट चैप्टर के लगभग 8 पार्ट्स में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। जल्दी जल्दी वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो भी नोट्स मैंने बनाए हुए, जो भी जिस तरीके से मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा, आपको उसी तरीके से एग्जाम के अंदर प्रेजेंट करना है। आप साथ साथ नोट भी करते रहना। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा देश 1947 के अंदर आजाद हुआ था। इससे पहले लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज करा। तो जब अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज करा तो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था के साथ, मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट करा नहीं करा, किस तरीके से हमारा विदेशी व्यापार था। तो अब जो हमें चैप्टर पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना कि जब अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे तब क्या था। हमें पढ़ना है पहले चैप्टर के अंदर कि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे, यानी 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे तब हमारी हालत कैसी थी। तो इसमें 1 बाय 1 करके मैं सारे पार्ट्स के अंदर हर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। जैसे कि हम बताएंगे कि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे तो हमारी कृषि की व्यवस्था कैसी थी, कृषि की हालत कैसी थी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो थे हमारे को रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र में लगे थे। हमारा औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्री हमारी कैसी थी, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी कि जनांकीय रूपरेखा हमारे देश की कैसी थी, हमारे देश का आधारिक संरचना किस तरीके का था। तो हर एक पार्ट के अंदर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं। फिलहाल आज हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास चैप्टर 1 है और पार्ट नंबर 1 आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक विशेषताएं। व्यापक विशेषताएं मतलब कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें से कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जो हाईलाइट हो रहे थे। मतलब कि जब हमारे देश को अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को देखने पर कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आ रही थी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है। तो आइए 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे पहले नंबर की जो बात है वो है गतिहीन अर्थव्यवस्था। गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, देखो एक अभी अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को देखें, अगर हम अपने देश को देखेंगे तो आप देखोगे कहीं पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, कहीं पे सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहीं पे रेलवे के स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, कहीं पर हवाई अड्डे का जो है काम चल रहा है। मतलब कि आप देश में देखोगे, अपने आसपास जाओगे तो बहुत सारे काम अभी देश में हो रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, हेल्थ सेक्टर पे काम हो रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर बात यह है कि देश ना तरक्की करते हुए दिखाई दे रहा है इस टाइम अगर हम बोले तो। लेकिन 1947 में जब हमारे देश से जा रहे थे उस टाइम हमने देखा कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल गतिहीन थी। गतिहीन बोले तो बिल्कुल रुकी हुई थी, कुछ भी काम अर्थव्यवस्था के अंदर नहीं हो रहे थे। गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आय बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं होती। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर कोई काम ही ना हो रहा हो, मतलब कि नए स्कूल नहीं बन रहे हो, नई सड़कें नहीं बन रही हो, पानी की सुविधा ना हो। तो जब अर्थव्यवस्था में कोई काम ही नहीं होगा, अगर अर्थव्यवस्था में कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोगों को फिर इनकम कहां से मिलेगी। तो वही चीज बोल रहा है कि गतिहीन अर्थव्यवस्था हम उसको कहते हैं जहां पर लोगों की आय या तो बहुत कम होती या फिर आय में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होती। ब्रिटिश सरकार ने कभी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का प्रयास नहीं करा। देखो अंग्रेजों ने जब तक हमारे देश के अंदर 200 सालों तक राज करा, कभी वो लोग इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे कि भारत के लोगों की हालत कैसी है, इनकी पर कैपिटल इनकम कितनी है या फिर भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। और वो जानबूझकर इस चीज को हाईलाइट भी नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस को सच्चाई पता चले, फिर इंडियंस हमारे खिलाफ जो आंदोलन करते हैं वो और ज्यादा तेज हो जाए। ठीक है, दूसरे नंबर की, हालांकि दादाभाई नारोजी, नाम याद रख लेना है, दादाभाई नारोजी, विलियम डिग्बी और पिंडली सिराज, VKRV राव और RC देसाई कुछ ऐसे
पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने का प्रयास किया। तो पहले नंबर पे जो टॉपिक है वो बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में बिल्कुल गतिहीन थी, प्रोडक्शन एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, इसीलिए देश के अंदर पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम बहुत कम था। हालांकि अंग्रेज इस चीज को पता लगाने के लिए, देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम पता लगाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लेकिन कुछ लोग थे जिनका मैंने नाम बताया, उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय और भारत की राष्ट्रीय आय को पता लगाने की कोशिश करी, जिसमें क्या पता चला, देश के कुल वास्तविक उत्पाद की वृद्धि, इस जो ये सर्वे करा गया, जो इसमें पता, जो इन लोगों ने देश की राष्ट्रीय आय निकाली या पर कैपिटल इनकम निकाली, उसमें क्या बात निकलकर सामने आई, उसमें पता लगा कि देश में उत्पादन की वृद्धि दर 2% से कम है, यानी कि देश में जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो सिर्फ 2% से भी कम रफ्तार से बढ़ रही है, और देश की जो प्रति व्यक्ति आय है यानी वो 0.5% वृद्धि दर से बढ़ रही है, यानी कि लोगों की जो इनकम देश में बढ़ रही थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। मतलब लोगों की इनकम कैसी थी, स्थिर, देश का प्रोडक्शन यानी उत्पादन भी क्या था, स्थिर, बिल्कुल भी इनमें वृद्धि नहीं हो रही थी। तो उत्पादन में वृद्धि 2% से भी कम थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 0.5% से भी कम थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 में, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 में कैसी थी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 में सबसे पहले गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद आ जाते हैं पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। अब पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, ये तो हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। सन 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 230 रुपए थी। आप एज्यूम करो कि हमारे देश की पर कैपिटल इनकम मात्र 230 रुपए थी। अब 230 रुपए सभी लोगों की नहीं थी, इसमें अमीर लोग भी और गरीब लोग, उनका एवरेज था, यानी मैक्सिमम लोग जो थे वो 230 से कम वाले थे। कुछ बड़े बड़े जमींदार या भूस्वामी थे जिनकी आय थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए ये पर कैपिटल इनकम का एवरेज 230 दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे नीचे बहुत सारे लोग थे। पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास के बिना जनसंख्या का अधिकांश भाग बहुत ही निर्धन था। देश में रहने वाले ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इनको प्रॉपर भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। तो 1947 में हमारी हालत कैसी थी? दो चीजें मैंने आपको बता दी, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी और हमारा पिछड़ी हुई हमारी अर्थव्यवस्था थी। कृषि का प्रभुत्व, तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि हमारे देश के अंदर रोजगार के स्रोत बिल्कुल ना के बराबर थे, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट। हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग था हैंडीक्राफ्ट, जो लगभग खत्म हो गया था, अभी हम आगे पढ़ने वाले भी है। तो इंडस्ट्री देश में थी नहीं, सेवा क्षेत्र देश के अंदर था नहीं। जैसा आज हमारे देश में इतने सारे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर लोग जाकर काम करते हैं, फर्में, तो उस समय कुछ भी नहीं था। तो सभी लोगों को अपना रोजगार चलाने के लिए अल्टीमेटली कहां पर आना पड़ता था? कृषि पर आना था। तो कृषि क्षेत्र के अंदर ना एक भीड़ सी लगी हुई थी। हमारे देश की 72% जनसंख्या लगभग कहां पे लगी हुई थी? कृषि के अंदर लगी हुई थी। लेकिन जो हमारे देश का जीडीपी था, उसमें देश का जो जीडीपी था उसके अंदर सिर्फ कृषि क्षेत्र का 50% योगदान था। तो बड़ी अहम बात है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र में लगे थे। तो भाई देश का जीडीपी भी किसकी वजह से बढ़ना चाहिए था? कृषि क्षेत्र की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं था। देश की जीडीपी में कृषि का जो सहयोग था सिर्फ वो कितने परसेंट था? सिर्फ 50% था, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कृषि की हालत क्या थी। हालांकि हम सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको कृषि की हालत के ऊपर ही चर्चा करूंगा कि कैसी थी। अगले नंबर पे है निराशाजनक उद्योगीकरण। भारत के अंदर जो उद्योग था वो बिल्कुल ना के बराबर था। जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर से जा रहे थे तो इंडिया के पास अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं थी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए तो हमारे देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्री था हैंडीक्राफ्ट, जिसे हम हस्तशिल्प कला कहते हैं। अंग्रेजों का सामान हमारे देश में जैसे जैसे बिकने लगा, मशीन से बनी हुई सामान जैसे जैसे हमारे देश में बिकने लगा, तो हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि हस्तशिल्प कला धीरे धीरे मार्केट से क्या होता गया? गायब हो गया। 1947 में जब अंग्रेज हमारे देश से जा रहे थे तो हमारे पास अपना कोई उद्योग ही नहीं था, ठीक है। तो निराशाजनक उद्योगीकरण, भारत में उद्योग बिल्कुल ना के बराबर था। अंग्रेजी शासन के पूर्व भारत में उद्योगीकरण क्षेत्र में अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। भारत अंग्रेजों के आने से पहले हस्तशिल्प कला के लिए पूरी दुनिया के अंदर
प्रसिद्ध था। सरकार की विभेदक मूलक तटकर नीति, अब ये क्या होता है, ये सरकार ने एक टैक्स का सिस्टम चलाया था, हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, के कारण इसका व्यवस्थित ढंग से पतन हुआ। सरकार ने ऐसा टैक्सेशन स्ट्रक्चर अपनाया जिसमें मशीन से बना हुआ सामान जो इंग्लैंड से आता था वो सस्ता हो गया और भारत में निर्मित भारतीय हस्तशिल्प कला का रेट बढ़ने लग गया, जिससे मार्केट के अंदर धीरे धीरे हस्तशिल्प कला बिकना बंद हो गया और धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। तो अब तक मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए। 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसी हालत थी, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, कृषि का प्रभुत्व था, तो ये एक तरीके का नोट्स भी आप इसको नोट भी कर सकते हो, निराशाजनक औद्योगिकरण था। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है आयात पर भारी निर्भरता। आयात पर भारी निर्भरता का मतलब होता है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय तक भारत अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें क्या करता था, विदेशों से मंगवाता था, और उसमें भी खासकर इंग्लैंड से हमारी ज्यादातर चीजें आती थी। तो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, इंडिया का जो रॉ मटेरियल होता था, देखो देश के अंदर अगर रॉ मटेरियल का यूज किया जाएगा तभी देश के अंदर नई चीजों का निर्माण होगा, लेकिन इंग्लैंड ऐसा नहीं होने देता। वो हमारे रॉ मटेरियल को बहुत ही कम दामों पर खरीदता था या फिर हमारे लोगों को क्या करते थे, विवश करते थे ताकि हम उन्हें रॉ मटेरियल बहुत ही कम दामों पर बेच दें। तो हमारा ज्यादातर रॉ मटेरियल वो लोग खरीदते थे। इससे इंग्लैंड वालों को 2 फायदा होता था, एक तो रॉ मटेरियल उनको सस्ता मिल जाता था, दूसरा उस रॉ मटेरियल से जब वो फिनिश गुड्स यानी कि तैयार माल बनाते थे, जैसे लोहा ले गए तो लोहे से जो अदर चीजें उन्होंने बनाई, कच्चा कपड़ा ले गए उससे जो उन्होंने दूसरी चीजें बनाई, वो वापस इंडिया में ही लाके बेचते थे। इससे 2 फायदे हुए, एक तो रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया, दूसरा जो सामान वो इंडिया में लाकर बेचेंगे इससे वो इंडिया की मार्केट से क्या कमा लेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, तो भारत ज्यादातर चीजों के लिए विदेशों के ऊपर क्या था, डिपेंड था, और उसमें भी खासकर किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। देश को मशीनरी और उत्पादन के अन्य उपकरणों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था। देश के सशस्त्र बल यानी कि जो रक्षा अधिकरण थे या रक्षा उपकरण थे यानी कि हथियार वगैरह जो थे वो भी हम लोग क्या करते थे, विदेशों से आयात करते थे। तो इंग्लैंड वाले बहुत ही हमारा जो रॉ मटेरियल था बहुत ही कम रेट पर खरीद लेते थे और अपने देश के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसको फिर फिनिश गुड्स में चेंज करते थे, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता था और भारत में लाकर उसको बेचते थे, जिससे इंडिया की मार्केट से प्रॉफिट कमा के भी ले जाते थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उनके फायदे ही फायदे थे और इंडिया का नुकसान ही नुकसान था। तो कई पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो बच्चों यहाँ कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा सीमित शहरीकरण। अब सीमित शहरीकरण का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा देश होता है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, एक शहर और एक गांव। शहर वो होते हैं जहां पर बेसिक सुविधाएं थोड़ी ज्यादा होती है और गांव जहां पर सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव होता है। ठीक है, तो आजादी के समय भी में पर भी ऐसा ही था। हमारे देश में कुछ एरिया जो थे वो शहर थे और कुछ ज्यादातर जो एरिया थे वो गाँव के थे, लेकिन इंडिया की ज्यादातर जो आबादी थी वो शहरों में नहीं रहती थी, वो गांव के एरिया में रहती थी। शहरों के अंदर ज्यादातर जो ब्रिटिश जो इंग्लैंड से आए हुए कुछ अधिकारी वगैरह जो उनके फैमिलीज थी वो ज्यादातर रहती थी, या इंडिया के अंदर के जो ज्यादा अमीर लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, वो लोग वहां पर ज्यादातर रहा करते थे। तो अगर आज का आप डाटा उठा के देखोगे तो देखोगे कि इंडिया के अंदर शहरों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और शहर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अब जो ज्यादातर लोग हैं वो शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो यह देखा गया कि भारत की ज्यादातर जो आबादी थी वो रूरल एरिया गांव के अंदर रहती थी और देश के अंदर एक तो शहर भी कम थे और शहर में रहने वाले लोगों की संख्या भी काफी कम थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती थी। कहां रहती थी? गांव में रहती थी। 1948 में केवल 14% यानी कि आजादी के लगभग 1 साल बाद जब हमने डाटा निकाला तो हमने देखा कि भारत की सिर्फ 14% जनसंख्या जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहती है, बाकी 86% लोग कहां पे रहते हैं? गांव में। और जैसा कि आपको पता है कि गांव के अंदर थोड़ी गरीबी ज्यादा होती है, गांव के अंदर लोगों की इनकम कम होती है, गांव के अंदर इंप्लॉयमेंट रोजगार के चांसेस कम होते हैं, पॉवर्टी ज्यादा होती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के लोगों की 1947 में स्थिति क्या रही होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अर्ध समांती अर्थव्यवस्था। अब अर्ध समांती अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ना तो पूर्ण रूप से समांती थी ना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। इसका मतलब भारत ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी ना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको आगे पता चल जाएगा। तो भारत ना तो समाजवादी थी ना ही पूंजीवादी थी, बल्कि यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। हालांकि इंडिया आज भी एक मिश्रित ही अर्थव्यवस्था है, लेकिन उस समय भी
जो भारत थी ना तो पूंजीवादी थी ना तो समानती थी, बल्कि उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर जो पार्ट नंबर 1 था, इसमें मैंने आपको बताया कि 1947 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। अब वो क्वेश्चन को कितना भी घुमा सकता है भाई, 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए, या फिर मुख्य विशेषताओं के ऊपर जो है प्रकाश डालिए, या फिर आपको बोल सकता है कि आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था के हालात बताइए। तो वो कैसे भी क्वेश्चन आपको पलट सकता है। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, जो थ्योरी आपको लिखवाई, यही पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर भी लिखने हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 1 के अंदर इतना ही।